हेलो स्टूडेंट्स, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख रहे थे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये जनरली मेथड आपकी यूटिलाइज होती है हॉर्टिकल्चर में एंड एग्रीकल्चर में। दोनों जगह पे इस मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के अंदर आपकी जो मेनली मेथड्स आती है, मेनली जो टेक्निक यूटिलाइज की जाती है, द फर्स्ट इज़ कटिंग, सेकंड ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग। अगर कटिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों तरह का कटिंग आएगा, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड कटिंग। कटिंग की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट आता है आपका रूट कटिंग। रूट कटिंग में क्या होता है कि जो आपके जैसे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो का जो कोई भी एक हिस्सा है, रूट्स का हिस्सा है, सपोज रूट्स का कोई भी एक हिस्सा अगर हम यहाँ पे कट कर देते हैं और उसको ज़मीन के अंदर इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं, ज़मीन के अंदर इस तरह से उसको सॉय करते हैं, तो कुछ ही दिनों में जो ज़मीन के अंदर का पार्ट है वहाँ पे रूट्स का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और जो अपर पार्ट ऑफ द सॉइल है वहाँ पे आपकी लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक सिंपल मेथड है आपकी कटिंग की, जो रूट्स का सॉइंग करके हम उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। देन द सेकंड मेथड इज स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में हम किसी भी प्लांट का जो हेल्दी प्लांट है उस और नियर अबाउट 1 ईयर ओल्ड, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो 1 साल पुराना पौधा है आपका, उसका अगर हम कोई भी ब्रांच लेंगे, कोई भी स्टेम हिस्सा लेंगे और उसमें स्लांटिंग कट करेंगे, इस तरह से हम कट करेंगे और उस कट को अगर हम ज़मीन के अंदर प्रोपेगेट करते हैं, ज़मीन के अंदर हम उसको बरीड कर देते हैं, तो कुछ ही दिनों में वहाँ पे रूट्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बट बिफोर दैट प्रोसेस वी कैन डीप इट इन प्लांट हार्मोन। ये करने से पहले हम उसमें प्लांट हार्मोन में इसको डीप कर सकते हैं। प्रोबेबली वी आर यूज देयर द इंडोल एसिटिक एसिड एंड ऑक्सीन because these both of the plant hormone are utilized for the initiation of the roots के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। हमने इसके बारे में ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम इस प्लांट की जो स्टेम हिस्सा जिसको हमने स्लांट कट किया है, यहाँ पे स्लांट कटिंग हमने की है, इस हिस्से को ओवरनाइट हम इस सॉल्यूशन में डुबा के रख सकते हैं, फिर उसको सोइंग कर सकते हैं, या अदरवाइज़ हम थोड़ी देर के लिए उसके टिप पे अगर हम ये प्लांट हार्मोन अप्लाई करते हैं और देन ज़मीन के अंदर बरीड करते हैं तो रूट इनिशिएशन की प्रोसेस आपकी रैपिडली होती है। देन द थर्ड इज़ लीफ कटिंग में क्या होता है, इसमें मेनली हमने एग्जाम्पल देखा था, मोस्ट स्टेम के अंदर हमारा एग्जाम्पल आएगा रोज़ के अंदर ये प्रोबेबली यूटिलाइज़ किया जाता है, या फिर आपका मोगरा है, जास्मीन है, इसमें भी ये मेथड आपकी यूज़ होती है। लीफ की अगर हम बात करेंगे तो लीफ का जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ही इकलौता एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम की लीव्स अगर हम देखेंगे तो वो प्लांट के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, बट जैसे ही वो प्लांट से डिटैच होकर ज़मीन के ऊपर गिरती है तो हमने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे नॉचेस प्रेजेंट रहते हैं, ये नॉचेस दैट वी कॉल द नोड, और इस नोड्स के पास आपके एडवांटेटियस रूट्स का जोन एरिया रहता है। एडवांटेटियस रूट्स यहाँ से डेवलप करने की कैपेबिलिटी रहती है। तो जैसे ही कटिंग के दौरान हम इसका ये वाला हिस्सा कट करके अगर कहीं पे भी प्लांट ज़मीन के अंदर सॉ करते हैं, ज़मीन के अंदर आपका बरीड किया जाता है, तो कुछ ही दिनों में वहाँ पे रूट्स एज वेल एज शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्लांट से डिटैच होने के बाद अगर आपका ज़मीन के ऊपर गिरता है लीव्स का हिस्सा, तो वो न्यू प्लांट को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है, एंड दैट इज़ द कटिंग बाय लीफ के द्वारा कटिंग मेथड का जो एक एग्जाम्पल है। आपकी सेकंड मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जनरली क्या किया जाता है, फर्स्टली ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ्टिंग जो होती है वो आपकी सिर्फ डाइकॉट प्लांट के अंदर ही होती है, मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं होती।
ये क्यों? क्योंकि डाइकॉट में कैम्बियम आपकी बनती है, एंड अगर प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ही ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं बनता, कैम्बियम रिंग नहीं बनती, इसलिए मोनोकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ग्राफ्टिंग में जिस प्लांट को हमें ग्राफ्ट करना है इसे हम बोलते हैं सायन। प्लांट हु ग्राफ्टेड ऑन अदर, एंड जिस प्लांट पे हमें ग्राफ्ट करना है उसे हम कहते हैं स्टॉक, प्लांट ऑफ ग्राफ्टिंग। जिस प्लांट के ऊपर हमें ग्राफ्टिंग करनी है उस प्लांट को हम करेंगे स्टॉक, और जिस पार्ट से हमें ग्राफ्टिंग करनी है, जिस ब्रांच को हमें ग्राफ्टिंग करनी है, उस ग्राफ्टेड पार्ट को हम कहेंगे सायन। ऐसे दो पार्ट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है कि जो सायन है, सायन की हम इस तरह से कटिंग करते हैं। सपोज़ हमने इस स्लांट कट किया उसमें सायन में, तो हमारा जो ग्राफ्ट पार्ट है, जो स्टॉक पार्ट है, उस स्टॉक पार्ट को भी हमें इस तरह से स्लैंट कट करना है। जिस पैटर्न में हमने सायन को कट किया उसी पैटर्न में हमें स्टॉक को भी कट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सायन एंड स्टॉक है उसका जो कैम्बियम एरिया है, वॉस्कुलर बंडल जो है, वॉस्कुलर बंडल का जो कैम्बियम रिंग है वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली मैच हो जाए। और आफ्टर दैट वी रैप इट विद द ट्रांसपेरेंट टेप। ट्रांसपेरेंट टेप से या प्लास्टिक शीट से हमें उसको रैप करना है। ब्लैक शीट का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब करेगी और जो प्रोसेस है ग्राफ्टिंग की वो आपके प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, या तो ट्रांसपेरेंट टेप हमें यूटिलाइज़ करना है या तो वाइट कलर की प्लास्टिक शीट्स हमें यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है उसको रैप करने के लिए। और कुछ ही दिनों में हम बोलेंगे कि यहाँ पे सेल डिवीज़न कंटिन्यू हो जाएगा, और सेल डिवीज़न के कारण जो दो पार्ट है आपके सायन एंड स्टॉक का वो आपका अटैच हो जाएगा एक दूसरे से। ग्राफ्टिंग में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे आपकी स्लांट ग्राफ्टिंग है, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग है, वीप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस सायन की और स्टॉक की कटिंग कर रही है। जैसे फर्स्टली हम यहाँ पे जो सायन है ब्लू कलर के पेन से करेंगे आपके, एंड स्टॉक जो है आपकी रेड कलर के पेन से करेंगे। तो सायन फर्स्टली मैं प्रिपेयर करती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ। अब यहीं पे आपका स्टॉक एरिया बन रहा है। मैं दोनों की कटिंग इस तरह से करनी है कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग जनरली उन प्लांट्स में की जाती है जो हाफली कटेड रहते। हाफ कट कर दिए, बहुत बड़े बड़े प्लांट है उनको कट कर दिया, उसका जो एरिया है वो वहीं पे आपका ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिफ्ट बनाएंगे, छोटी छोटी सायंस डेवलप करेंगे और उस सायन को उसके अंदर ग्राफ्ट करते जाएंगे। नंबर ऑफ द ग्राफ्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्ट्रक्चर आपका एक क्राउन जैसा दिखाई देता है, ताज जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसके हम क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो ये कुछ ग्राफ्टिंग के टाइप्स है जिसे हम यूटिलाइज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर टेक्निक के अंदर और एग्रीकल्चर टेक्निक के अंदर। इसके यूटिलाइजेशन क्या है, इसका कॉमनली एडवांटेजेस क्या है। सपोज़ जैसे एक प्लांट है जिसकी लीव्स ग्रीन है और इस ग्रीन दूसरा प्लांट है उसकी लीव्स जो है आपकी रेड है। अब मुझे इस प्लांट के अंदर रेड भी लीव्स चाहिए और ग्रीन भी लीव्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो प्लांट है उसका रेड प्लांट है उसकी अगर हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर देते हैं ग्रीन लीव्स के प्लांट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दोनों कलर के लीव्स आपके एक ही प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएंगे, एक ही प्लांट के अंदर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, रोजेस प्लांट में ये ग्राफ्टिंग की जाती है कि एक ही प्लांट के ऊपर आप नंबर ऑफ द लीव्स एंड नंबर ऑफ द फ्लावर्स डेवलप कर सकते हो। समटाइम्स दैट मेथड इज़ यूटिलाइज फॉर द फ्रूट प्रोडक्शन आल्सो, और ये जनरली यूटिलाइज होती है आपकी मैंगो प्लांट के अंदर।
मैंगो प्लांट में भी एक ही प्लांट में नंबर ऑफ़ द वैरायटीज़ ऑफ द फ्रूट्स डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी बडिंग। बडिंग जो मेथड है नियर अबाउट ग्राफ्टिंग जैसी है, नियर सिमिलर टू द ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आपका कोई प्लांट है उसके ऊपर जो बड डेवलप होती है, सपोज दैट इज़ द स्टेम एरिया ऑफ द प्लांट एंड रेड कलर बड इज़ डेवलप्ड ऑन दैट प्लांट। तो इस प्लांट के ऊपर हम आई शेप कट लगाते हैं। आई शेप कट कैसे, यहाँ से हमने एक ऐसा कट लगा दिया, ये हो गया आई जैसा कट। ये शेप कट लगा के हम उसको रिमूव कर देते, रिमूव फ्रॉम दैट प्लांट एंड इसी को हम दूसरे प्लांट के ऊपर सेम कट लगा के हम उसके अंदर ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी आई को हम दूसरे प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर सकते। अगेन हम उसको रैप करना है हमें ट्रांसपेरेंट टेप से, और कुछ ही दिनों में जो ग्राफ्ट है आपकी रूट्स डेवलप करेंगे एंड वहाँ से आपकी न्यू लीफलेट भी डेवलप होती जाएगी। जैसे ही आपका रूट्स फॉर्मेशन हो गया, लीफलेट फॉर्मेशन हो गया, वी कैन डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट एंड वी कैन सेपरेटली बरीड इन द न्यू एरिया। हम दूसरी एरिया में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते। तो ये बडिंग की प्रोसेस आपकी आती है। एंड द लास्ट प्रोसेस इज़ लेयरिंग, सेकंड प्रोसेस इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में हमारी यहाँ पे हमने देखी थी 2 तरह की लेयरिंग है जनरली। फर्स्ट है माउंड लेयरिंग एंड सेकंड है आपकी एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है जनरली, जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे अगर हम किसी भी प्लांट लेते हैं तो उस प्लांट का जो ज़मीन के आसपास की ब्रांच है, जो ज़मीन से नियर अबाउट ब्रांच है, उस ब्रांच को अगर हम इस तरह से ज़मीन में बरीड कर दें, कुछ हिस्सा उसका ज़मीन के अंदर बरीड कर देते, यहाँ की नंबर ऑफ लीव्स हटा देते हैं। लीव्स हटाने की वजह से जो एक्सेस ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है वो आपकी कम होती जाती है। हम इसका यहाँ पे हल्का सा एपिडर्मिस रिमूव करेंगे, स्टेम का एरिया का, स्टॉक एरिया का, और उस एपिडर्मिस रिमूव करने के बाद उसको ज़मीन के अंदर बरीड कर देंगे। तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे आपकी रूट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रेंच लगा दी जाती है, इसे क्लिफ्ट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रांचेस ऐसे ही कंडीशन में रहे। और जैसे ही इसके रूट्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसको जो आपका मेन प्लांट है, मेन प्लांट से डिटैच करके न्यूली हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक टाइप से आपकी माउंड लेयरिंग की, ये बहुत बार होती है, बहुत नंबर ऑफ़ टाइम्स हम इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो जनरली जो माउंड लेयरिंग है वो मोस्ट ऑफ द ग्रासेस में आपकी यूटिलाइज़ होती है। ग्रासेस है, मिंट प्लांट है, मिंट में भी आपकी ये मेथड यूटिलाइज़ होती है। तो जैसे हम लॉन ग्रास की बात करेंगे तो लॉन ग्रास में भी आपकी माउंड लेयरिंग बहुत कॉमनली की जाती है। देन सेकंड टाइप है आपका एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग आपकी यूटिलाइज़ होती है जनरली सिट्रस प्लांट में। सिट्रस प्लांट में जो आपके खट्टे फल आते हैं, इनमें हम ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये स्टेम एरिया है, यहाँ पे हम 2 स्टेम एरिया चूज़ करेंगे जो नियर अबाउट है, एक दूसरे के पास में है। ऐसे स्टेम्स को हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर दिया। तो जिस स्टेम पे हमें ग्राफ्टिंग करनी है या जहाँ पे हमें एयर ग्राफ्टिंग करनी है, उस प्लांट के जो स्टेम एरिया है उसको हम हल्का सा क्लीन अप करेंगे। उसका जो एपिडर्मल रीजन है उसको हम रिमूव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एपिडर्मल रीजन रिमूव किया तो यहाँ की जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, ये ओपन हो गई। तो ये ओपन सेल्स क्या हो जाएगी, तो ये इस ओपन सेल्स के आसपास या तो हम गीला कॉटन लगा देंगे या फिर मट्टी लगा देंगे, सॉइल का एक बॉल बना के हम यहाँ पे लगा देंगे, या मॉस रहता है, मॉस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो हम मॉसेस का एक स्ट्रक्चर बना के, गोला बना के वहाँ पे लगा देंगे और उसको भी रैप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रोप। कुछ रस्सी की मदद से या फिर कुछ टेप की मदद से रैप कर देंगे। एंड जो दूसरी ब्रांच है, उस दूसरी ब्रांच पे हमें एक मटका लगाना है। एंड इस मटके के थ्रू हमें ऐसी अरेंजमेंट करना है कि जहाँ पे हम जिस पार्ट पे हमने ये जो सॉइल वगैरह लगाई है, वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर हम उस पार्ट को दे सकें। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर देने की वजह से यहाँ पे मॉइस्ट आपका कंटिन्यूसली डेवलप होता जाएगा, जिसकी वजह से इस जो ओपन एरिया वहाँ से आपका रूट्स डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही रूट्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, हम उसको
जो मेन प्लांट है वहाँ से रिमूव करके अदर जगह पे प्रोपेगेट कर सकते हैं। एंड दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड गुटी। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम गुटी भी कहते हैं। तो ये एक एयर लेयरिंग की एक मेथड है जो आपकी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर यूटिलाइज की जाती है। देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इन लेबोरेटरी के अंदर आपकी ये मेथड होती है विदाउट सॉइल। यहाँ पे सॉइल का कोई रोल नहीं होता प्लांट्स को ग्रो करने में। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी मेथड की जाती है। इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब ली आपने और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ सॉल्यूशंस लिया। वो सॉल्यूशंस है आपके प्लांट्स हार्मोन्स का हमने सॉल्यूशन लिया। न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल रहते हैं उसको हमने लिया। और यहाँ पे प्लांट का कोई भी एक टिश्यू या सेल्स हमने इसके अंदर डाल दी। कुछ नंबर ऑफ़ टिश्यू डाल दिए, कुछ नंबर ऑफ़ सेल्स डाल दिए। इसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट। जो भी हम जिसके थ्रू हमें नया प्लांट प्रोपेगेट करना है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। हमने ये कर दिया और यहाँ से फिर आपको जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो ओपन एरिया है वो हमें क्लोज़ करना है विद द हेल्प ऑफ कॉटन या फिर आपका लीड की वजह से हम उसको क्लोज्ड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ दिनों तक अगर या कुछ घंटों तक हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ये करते हैं तो सेल डिवीजन इज़ कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन दैट टेस्ट ट्यूब। कुछ ही दिनों में उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूअस होता है और जो एक्सप्लांट है जो आपका ग्रो करता है और साइज़ में बढ़ जाता है। जैसे ही एक्सप्लांट की साइज़ बढ़ के आपका एक बड़ा सा हिस्सा प्रिपेयर्ड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कैलस। कैलस इसलिए कि यहाँ पे अभी नंबर ऑफ़ सेल्स डेवलप हुई है, टिश्यूज़ में कन्वर्ट नहीं हुई। एक नंबर ऑफ़ द सेल्स का एक कोएगुलेशन बन गया है, एक आपका ग्रुप बन गया है, तो उसको हम बोलेंगे कैलस। फिर कुछ अगेन अगर हम उसको फेवरेबल कंडीशन देते रहेंगे तो ये कैलस जो है आपका कैलस रूट्स का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे कुछ लीफलेट्स भी आपकी डेवलप होती जाएगी। तो ये जो लीफलेट्स एंड रूट्स बन गई आपकी बड बन गई। देन फाइनली इस बड को हम रिमूव करके सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे। तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुई आपकी उसकी प्लांट्स का फॉर्मेशन प्रोसेस हुई वो लेबोरेटरी के अंदर स्टार्ट हुई और जैसे ही आपका एक्सप्लांट डेवलप होके बड में कन्वर्ट हो गया, उसमें रूट फॉर्मेशन हो गया, शूट फॉर्मेशन हो गया, देन हमने उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र किया और सॉइल के अंदर उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है माइक्रो से स्टार्ट हुई है। माइक्रो से आपका रिप्रोडक्शन हुआ, प्रोपेगेशन हुआ, इसलिए उसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। बहुत बार इस मेथड को हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं क्योंकि टिश्यूज़ से आपका नया पौधा प्रिपेयर्ड हो रहा है। तो इस मेथड को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स है, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स है आपके टिश्यू कल्चर टेक्निक के। तो अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट मेरिट क्या आता है, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस। बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाती है एंड वी कैन मेंटेन ऑल थिंग्स में क्या आएगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, आप यहाँ पे प्रेशर मेंटेन कर सकते हो और जो न्यूट्रिएंट्स है हम न्यूट्रिएंट्स मेंटेन कर सकते हैं। बट हम सॉइल में ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते। सॉइल में नेचुरली जो चीज़ें हैं वहीं से आपका प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ें हम कम ज़्यादा करके उसका जो स्ट्रक्चर है कम ज़्यादा करके हम उस चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरिट्स है एंड बहुत जल्दी से होने वाली प्रोसेस है, इसलिए आपको जो ये मिलते हैं वो बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा डिसीज़ फ्री वैरायटी मिल जाती है क्योंकि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज़ भी रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक करके उनकी जो कैपेबिलिटी है या उनकी जो क्वालिटी है वो आपकी लूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि हमें लेबोरेटरी के अंदर सब चीज़ें करनी है, सब चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो वैरायटी बनेगी वो
वैरायटी आपकी डिसीज़ फ्री वैरायटी प्रिपेयर्ड होती है। अगर हम इसकी डेमेरिट्स की बात करते हैं, डेमेरिट्स मतलब इसके जो क्या बोलेंगे हम, डिसएडवांटेजेस। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये एक है कॉस्टली मेथड, बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि हमें लेबॉर्ट्री के अंदर सब चीज़ों को मेंटेन करना है, प्लांट्स के हार्मोन को मेंटेन करना है, प्लांट हार्मोन लाना, उन सब चीज़ों को मेंटेन करना, तो एक महंगी मेथड पड़ जाती है। इसके अलावा जो आपका नेचुरल रेजिस्टेंस पावर है प्लांट की, नेचुरल रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम हो जाती है क्योंकि ज़मीन के जैसे कोई पौधा आपका सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है तो जैसे ही बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करता है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपने आप को उससे लड़ना सीख लेता है। बट यहाँ पे वैसा कोई माहौल नहीं है, उसका ऑलरेडी लेबॉर्ट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी इम्यूनिटी वहाँ पर कम हो जाती है, नेचुरल रेजिस्टेंस पावर आपकी कम हो जाती है। ये कुछ आपके माइक्रो प्रोपेगेशन के मेरिट्स एंड डेमेरिट्स है। यहाँ पर आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपका कंप्लीट होता है।